तो भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है। भाष का अर्थ होता है बोलना। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध तथा पदबंध से छोटी इकाई पद या शब्द, पद से छोटी इकाई अक्षर, अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। राम शब्द में 2 अक्षर होते हैं जैसे रा और मा, एवं 4 वर्ण होते हैं तो रा और आ और मा और आ होते हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है? ये ध्वनि कहलाती है। इस ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। तो मानक हिंदी वर्णमाला के आधार पर, मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर अगर देखा जाए तो 45 वर्ण होते हैं, जिसमें 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। एवं लेखन के आधार पर देखा जाए तो 52 वर्ण होते हैं, 13 स्वर जिसमें से 13 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब स्वर के बारे में देखा जाए तो इसमें स्वर आते हैं आ ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रे, ए, आई, ओ, औ, अंग, आह। तो यहाँ पर कुल मिलाकर स्वर होते हैं हमारे 13 होते हैं। अब व्यंजन की बात की जाए तो व्यंजन में का वर्ग में आता है। तो का, खा, गा, घा, इंगा, चा, छा, जा, झा, इया और टा, ठा, डा, ढा, इणा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। अंतस्थ व्यंजन में या, रा, ला, वा और उसमें व्यंजन में सा, सा, हा आता है। संयुक्त व्यंजन जैसे छात्रा, ज्ञा, सरा होता है। तो इसी में दोगुण व्यंजन भी होते हैं। कौन से होते हैं? दोगुण व्यंजन भी होते हैं इसी में। दोगुण व्यंजन होते हैं धन और ढ। तो कुल मिलाकर 33 व्यंजन होते हैं। 2 और 2 मिलाकर 33 और 2 35 होते हैं कुल मिलाकर। यानी दोगुण व्यंजन को मिला दिया जाए तो साथ में कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं? 35 हो जाते हैं। अब इसी प्रकार से संयुक्त व्यंजन देखा जाए तो छात्रा, ज्ञा, सरा होता है। तो छा का से बनता है का और सा से मिलाकर, त्रा बनता है ता और रा से, और ज्ञा बनता है जा यहाँ से, और सरा बनता है सा और रा से। विदेशों से आगत ग्रहित ध्वनियाँ अरबी फारसी, यानी इनको हम तलबिंदु या नुक्ता वाली भी कह सकते हैं। जैसे आ के नीचे बिंदी है, का के नीचे बिंदी है, खा है खा के नीचे बिंदी है, गा है तो गा के नीचे बिंदी है, जा है तो जा के नीचे बिंदी है, फा है तो, ये सब अरबी फारसी के वर्ण होते हैं। तो इसमें आ, का, ख, गा का प्रयोग अब कम होता है, लेकिन तल बिंदु या नुक्ता वाले वर्ण कहलाते हैं। अंग्रेजी में आ चंद बिंदु, अर्ध चंद बिंदु वाले वर्ण कहलाते हैं जी। पहला है जैसे वर्णों की गणना 2 आधार पर की जाती है। एक तो उच्चारण और दूसरा है लेखन। उच्चारण के आधार पर की गई वर्ण गणना को ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। उच्चारण के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 47 होती है, जिसमें 10 स्वर होते हैं और 37 व्यंजन होते हैं। तो 35 हिंदी के मूल व्यंजन प्लस 2 आगत व्यंजन यानी जा और फा है। छात्रा, ज्ञा, सरा एकल व्यंजन नहीं है, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अगला है लेखन के आधार पर हिंदी वर्णों की कुल संख्या 55 है। इसमें उन सभी पूर्ण वर्णों को शामिल किया जाता है जो लेखन या मुद्रण में प्रयोग में आते हैं। अगला है स्वर। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। परंपरागत रूप से इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 13 मानी गई है। उच्चारण की दृष्टि से इनमें केवल 10 ही स्वर होते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। अब देखेंगे हम स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों का वर्गीकरण होता है। तो पहला नंबर है मात्रा उच्चारण काल के आधार पर। हृस्व स्वर जिनके उच्चारण में कम समय या एक मात्रा का समय लगता है उसे हम हृस्व स्वर कहते हैं। तो इसमें आता है हृस्व स्वर में छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ आता है। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में हृस्व स्वर से भी अधिक समय लगता है या 2 मात्रा से अधिक समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, आ। तीसरा है हमारा प्लुत स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। किसी को पुकारने या नाटक के संवादों का प्रयोग किया जाता है तो उसमें हम प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे राम। अब दूसरा पढ़ेंगे अब जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर इसमें 3 प्रकार के होते हैं। जैसे होता है एक अग्र स्वर होता है, दूसरा मध्य स्वर होता है, तीसरा पश्च स्वर होता है। अग्र स्वर जो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र यानी आगे का भाग काम करता है, जीभ का आगे का भाग काम करता है उसे हम अग्र स्वर कहते हैं, जैसे ई, ए, आई। मध्य स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उसे हम मध्य स्वर कहते हैं, जैसे आ।
पश्च स्वर किसे कहते हैं? तो पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च यानी पिछला भाग काम करता है उसे हम पश्च स्वर कहते हैं, जैसे आ, उ, ओ, आओ, आ। अगला है तीसरा मुख द्वार या मुख विवर्ग के खुलने के आधार पर। विव्रत, विव्रत और दूसरा है अर्ध विव्रत, तीसरा है अर्ध संव्रत और चौथा है संव्रत। तो 4 प्रकार के होते हैं मुख द्वार। तो सबसे पहला है विव्रत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है तो उसे हम विव्रत स्वर कहते हैं। जैसे मान लीजिए आ, तो आ में विव्रत स्वर में मुख द्वार पूरा खुल रहा है। दूसरा है अर्ध विव्रत, यानी इसको हम विव्रत को हम ओपन भी बोल सकते हैं, ओपन माने खुलना। अर्ध विव्रत में हाफ ओपन, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है यानी हाफ ओपन, यानी आधा खुलता है, जैसे आ, ऐ, औ, आ, तो ये अर्ध विव्रत स्वर कहलाते हैं। तीसरा है अर्ध संव्रत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है तो उसे हम कहते हैं अर्ध संव्रत, यानी ए, ओ, औ, ओ, अर्ध संव्रत कहलाते हैं। अब संव्रत क्या कहलाते हैं? यानी इनको बोलते हैं क्लोज, पूरा बंद रहना। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग पूरा बंद रहता है उसे हम संव्रत कहते हैं, जैसे ई, उ, उ। तो अब कुछ यहाँ पर वर्णों के उच्चारण के स्थान बताए गए हैं, तो हम देखेंगे। तो नासिक में आता है अंगा, इंगा, इया, ण, न, मा आता है, ये नासिक वर्ण होते हैं। अब दंतमूल में रा और ला होता है। दंतस्य में दंतस्य तावर के अक्षर और ता, था, दा, धा, ना और सा होता है। दंत प्लस ओष्ठ से क्या बनता है? वा बनता है। ओष्ठ वर्ग से क्या बनता है? छोटा ऊ और बड़ा ऊ और पा वर्ग के अक्षर पा, फा, बा, भा, मा। और कंठ और ओष्ठ से क्या बनता है? ओ, औ और आ बनता है, चंद्र बिंदु वाला आ। इसके बाद हम देखेंगे मूर्धन्य, यानी मूर्धन्य में बड़ बनता है रे ऋषि का और टा वर्ग के अक्षर टा, ठा, डा, ढ, ण और सा सलजम का, सा षटकोण का बनता है। तालु यानी तालब में बड़ ई और बड़ी ई और चा वर्ग का अक्षर चा, छा, जा, झ, इया, चा, छ, जा, झ, चा, छ, जा, झ। हाँ, तो चा चम्मच का, छा छाता का, जा का, झंडा का, इया और या और सा बनता है, तालु से होता है। अगला है कंठ और तालु। कंठ तालु में ए और आई बनता है और कंठ में बनता है आ और विसर्ग का अक्षर आहा और का वर्ग के का, खा, गा, घा, इंगा और कंठ में आता है हा भी आता है। अगला है ओठों की स्थिति के आधार पर देखा जाए तो ओठों की स्थिति के आधार पर अवृतमुखी, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है? जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होता है उसे हम अवृतमुखी कहते हैं, जैसे आ, ई, ए, आई। वृत्तमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं, जैसे उ, ओ, औ, आ, तो उन्हें वृत्तमुखी कहते हैं। अगला 5वां, हवा के नाक या मुंह से निकलने के आधार पर निर्नानुषिक या मौखिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, तो जैसे आ, ई आदि। अनुनासिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है उसे हम अनुनासिक स्वर कहते हैं, जैसे आ में चंद्र बिंदु है, बड़ा आ में भी चंद्र बिंदु रहेगी और छोटी ई में चंद्र बिंदु रहेगी। अगला अब है 6वां, घोषत्व के आधार पर। घोष का अर्थ होता है स्वर तंतुओं में श्वास का कंपन होना। स्वर तंतु में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, सभी सघोष ध्वनियाँ होती हैं। आगे है व्यंजन, जिन स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं, यानी इसमें व्यंजन क्या होता है? स्वर के बिना हम व्यंजन नहीं बना सकते हैं, तो स्वर की सहायता से ही बोले जाने वाले वर्ण ही व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर मिला होता है। आ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है। कितनी मानी गई? 33 मानी गई है। लेकिन इसमें द्विगुण व्यंजन धन और ढन को जोड़ देने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है। तो व्यंजनों के वर्गीकरण, स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा के प्रभाव से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष, जैसे कंठ हुआ, तालु हुआ, मूर्धा हुआ, दंत हुआ और होठ हुआ, इन सभी का स्पर्श करते हुए निकले, तो उच्चारण के स्थान पर के आधार पर स्पर्श व्यंजन के वर्ग का वर्ग में कंठ होता है,
चा वर्ग में तालव्य होता है, टा वर्ग में मूर्धन्य होता है, ता वर्ग में दंत होता है, ता वर्ग में तथा पा वर्ग में ओष्ठ होता है। तो कि स्पर्श में पीछे से आगे की ओर जाने का क्रम होता है। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, अर्थात कंठ पहले है तो ओष्ठ सबसे बाद में होता है। वर्ग उच्चारण स्थान कंठ तालव्य। कंठ में अघोष अल्पप्राण यानी का, अघोष महाप्राण यानी खा, अघोष सघोष अल्पप्राण में गा, सघोष महाप्राण में घा और सघोष अल्पप्राण नासिक में इंगा। इसी प्रकार से तालव्य में तालु के भीतर अघोष अल्पप्राण में चा आता है, अघोष महाप्राण में छा आता है, सघोष अल्पप्राण में जा आता है, सघोष महाप्राण में झा आता है, सघोष अल्पप्राण नासिक में आता है इया। मूर्धन्य, मूर्धन्य मतलब मूर्धा यानी अघोष अल्पप्राण में आता है टा और अघोष महाप्राण में आता है ठा, अघोष सघोष अल्पप्राण में आता है डा और सघोष महाप्राण में आता है ढा और सघोष अल्पप्राण नासिक में आता है इणा। उसी के आधार पर आ जाएगा हमारा दंत। तो दांत से ता वर्ग में आता है, ता वर्ग आता है हमारा अघोष अल्पप्राण से और था वर्ग आता है हमारा अघोष महाप्राण से। इसके बाद दा आता है जो दा वर्ण होता है सघोष अल्पप्राण से होता है और तीसरा जो होता है चौथा होता है धा होता है सघोष महाप्राण से और सघोष अल्पप्राण में आता है इणा ना लगा। ओष्ठ, अब पा वर्ग होता है अघोष अल्पप्राण से और अगला होता है फा फल का। तो फा होता है हमारा अघोष महाप्राण से, सघोष अल्पप्राण में होता है बा बकरी का यानी बा होता है और सघोष महाप्राण में होता है हमारा भा और सघोष अल्पप्राण नासिक में होता है माँ। कुछ विद्वान इसको चा वर्ग को इस पर संघर्षी भी नहीं मानते हैं और कुछ घोषत्व के आधार पर घोष का अर्थ है स्वरतंत्रियों में ध्वनियों का कंपन होता है। अघोष यानी ध्वनियों के उच्चारण में स्वरतंत्रियों में कंपन ना हो, जैसे हर वर्ग का पहला ला और दूसरा रा व्यंजन होता है तो सघोष या घोष, उसी को हम सघोष बोलते हैं, इसी को हम घोष बोलते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरतंत्रियों में कंपन हो तो हर वर्ग का तीसरा रा, चौथा पांचवा व्यंजन होता है। प्राणत्व के आधार पर यहाँ प्राण का अर्थ होता है हवा से होता है। प्राण अल्पप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन होता है। महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, जिन व्यंजनों का उच्चारण में हकार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई दे, जैसे हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन होता है। अंतस्थ व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों अथवा व्यंजनों के बीच होता है, जैसे या है, या वर्ण है जो तालव्य से होता है, उच्चारण स्थान होता है तालु। रा होता है वत्सर यानी दंतमूल मसूड़ा से होता है। ला होता है वत्सर दंतमूल मसूड़ा से। या होता है दंतोष्ठ ऊपर के दांत या निचला होठ यानी ये होता है अंतस्थ व्यंजन होता है। तो इसमें ये सभी सघोष अल्पप्राण होते हैं। अब कुछ नोट दिया गया है, जैसे यहाँ पे कहा जाए कि या ओवा अर्धस्वर है, ध्वनि जो कभी स्वर हो जाती है कभी व्यंजन हो जाती है। या ओवा रा जो शब्द है वो लुंठत है, जिसके उच्चारण में जीभ कभी तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे। तीसरा है ला जो व्यंजन है जो वर्ण है वो पार्श्विक होता है, जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व या बगल से निकल जाए उसे हम ला व्यंजन कहते हैं, लावण कहते हैं। उसी प्रकार से दूसरा है ऊष्म संघर्षी। तो ऊष्म संघर्षी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण रगड़ खाकर निकले और ऊष्मा गर्मी पैदा करे तो उसे हम ऊष्म संघर्षी कहते हैं। जैसे अब सा सलजम का है तो सा सलजम तालव्य से होता है, उच्चारण स्थान इसका तालु है। सा षटकोण मूर्धन्य है, ये भी मूर्धा से होता है। सा वत्सर है, दंतमूल मसूड़ा से भी होता है। और हा जो होता है वो स्वर यंत्रीय यानी स्वर यंत्र कंठ के भीतर से स्थित होता है। जबकि सा ये अघोष महाप्राण होते हैं, जबकि ये हा जो होता है वो सघोष महाप्राण होता है। तो उत्क्षिप्त व्यंजन ढन उढ़ा जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा का स्पर्श करती है, फिर इसके बाद झटके के साथ नीचे आ जाती है, तो उसे हम उत्क्षिप्त कहते हैं। ढंढा हिंदी में विकसित व्यंजन है, ये संस्कृत में नहीं थे। और ढा धन मूर्धन्य और सघोष अल्पप्राण होता है और धन मूर्धन्य सघोष महाप्राण होता है। आगत ग्रहित ध्वनियाँ का स्पर्शी कंठ एवं जवामूल अघोष अल्पप्राण होता है। खा उसमें संघर्षी कंठ एवं जवामूल अघोष महाप्राण होता है।
गा उसमें संघर्षी कंठ जो मूल संगोष्ठ अल्पप्राण होता है। जा उसमें संघर्षी वत्सर संगोष्ठ अल्पप्राण होता है। हा उसमें संघर्षी दंतोष्ठ अघोष महाप्राण होता है। अब है अयोगवाह या अनुस्वार या विसर्ग। अनुसार को शीर्ष बिंदु वाला वर्ण या एवं विसर्ग को पार्श्व बिंदु वाला वर्ण भी कहते हैं। परंपरागत अनुस्वार और विसर्ग को स्वरों के साथ रखा जाता है, किंतु ये स्वर ध्वनियाँ नहीं है, क्योंकि इनका उच्चारण व्यंजनों के उच्चारण की तरह स्वर की सहायता से होता है। यह व्यंजन भी नहीं है, क्योंकि इनकी गणना स्वरों के साथ होती है और उन्हीं की तरह लिखने में इनके लिए मात्राओं के अनुसार अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में अनुस्वार और विसर्ग का लेखन की दृष्टि से स्वर एवं उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन होते हैं। चूँकि इन दोनों का जातीय योग ना तो स्वर के साथ और ना ही व्यंजन के साथ होता है, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। फिर भी ये अर्थ से वहन करते हैं, इसलिए अयोगवाह कहलाते हैं।